नमस्कार और इंडिया एंड ग्लोबल लेफ्ट के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप इस शो में नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाएं। साथ ही YouTube सदस्य बनने, पैट्रन बनने या विवरण बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से थोड़ी राशि दान करने पर भी विचार करें। आज रात हमारे अतिथि हैं ज्योति बरार। ज्योति ग्रेट ब्रिटेन की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी की नेता हैं, एक लेखिका हैं जो Chamber Small Vans Persetuating। ज्योति नॉन ग्लोबल लेफ्ट में एक दोबारा स्वागत है। ज्योति, welcome back to Indian Global Left. धन्यवाद ती। मैं मौजूदा संघर्ष से शुरुआत करना चाहता था। क्या आप ईरान, इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच की स्थिति पर अपना दृष्टिकोण साझा कर सकते हैं? कि उस युद्ध के बारे में कहने वाली पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह एक अवैध, अन्यायपूर्ण, आक्रामक कार्रवाई थी। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार यह मानवता के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध है। इस तथ्य को अधिकांश पश्चिमी रिपोर्टिंग में और निश्चित रूप से अधिकांश पश्चिमी राजनेताओं द्वारा पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है। लेकिन यह बात द्वितीय विश्व युद्ध के अंत से ही दरअसल न्यूरनबर्ग ट्रिब्यूनल्स के समय से अंतर्राष्ट्रीय कानून में स्वीकार की जा चुकी है। इसलिए यह पहली बात है जो हमें कहनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कानून के दृष्टिकोण से भी यह आक्रामकता पूरी तरह अवैध और अन्यायपूर्ण है। एक अवैध, आक्रामक युद्ध छेड़ना मानवता के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध है। एक आक्रामक युद्ध शुरू करना अपने भीतर मानवता के खिलाफ बाकी सभी अपराधों को समेटे हुए होता है। नागरिकों पर हमले, प्रेस पर हमले, नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमले, स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले, अस्पतालों और स्कूलों पर हमले, ये सभी मानव के खिलाफ अपराध हैं। लेकिन ये सबसे बड़े अपराध के भीतर समाहित है, यानी एक आक्रामक युद्ध की शुरुआत करना। मेरा मानना है कि ये पहला बिंदु है जिसे हमें भू राजनीति पर चर्चा करते समय अच्छी तरह समझना चाहिए। कभी-कभी लोग इस बात के विवरण में इतने उलझ जाते हैं कि कौन क्या हासिल करने की कोशिश कर रहा है कि वे ये पूछना ही भूल जाते हैं कि वे उसे हासिल करने के लिए किन साधनों का उपयोग कर रहे हैं। अब एक समाजवादी दृष्टिकोण से, एक प्रगतिशील दृष्टिकोण से देखें तो हम शांतिवादी नहीं हैं। हम ये नहीं कहते कि हर प्रकार की हिंसा बुरी होती है। बेशक इंसान होने के नाते हम महसूस करते हैं कि हर हिंसा भयानक होती है, लेकिन हम जानते हैं कि साम्राज्यवाद एक संगठित हिंसा की व्यवस्था है ना, तो हम उस व्यवस्था की हिंसा के सामने शांतिवादी नहीं रह सकते। कुछ प्रकार के युद्ध ऐसे होते हैं जिन्हें प्रगतिशील लोग समाजवादी, साम्यवादी समर्थन करते हैं। सर्वहारा वर्ग के अपने मुक्ति संघर्ष के युद्ध, क्रांतिकारी युद्ध, हम उनका समर्थन करते हैं। उपनिवेशों की मुक्ति के लिए उपनिवेशवादियों और साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़े जाने वाले युद्धों का भी हम समर्थन करते हैं। आत्मरक्षा के युद्ध, जब किसी साम्राज्यवादी लुटेरी शक्ति द्वारा हमला किया जाता है, जैसा कि हम ईरान के साथ देख रहे हैं। अब ईरान वास्तव में इस समय एक तरह का दोहरा युद्ध लड़ रहा है। उसने अपने पूरे अस्तित्व के दौरान साम्राज्यवादियों और उनके स्थानीय जायोनी और खाड़ी सहयोगियों द्वारा किए गए बहुआयामी और मिश्रित युद्ध के खिलाफ अविश्वसनीय धैर्य दिखाया है। लेकिन उसे वास्तव में क्रांति के समय से ही और निश्चित रूप से ईरान इराक के समय से, जो मूल रूप से पश्चिम द्वारा ईरान के खिलाफ लड़ा गया एक प्रॉक्सी युद्ध था, यह पता था कि उसे अकेला नहीं छोड़ा जाएगा और वह तैयारी कर रहा है और लगातार संकेत दे रहा है, देखो हम युद्ध नहीं चाहते। हम पर हमला नहीं किया जाए, हम बस यही चाहते हैं। हम सिर्फ अकेले रहना चाहते हैं अपनी संप्रभुता के साथ। समस्या यह है कि साम्राज्यवादी ताकतें मध्य पूर्व के बीचों बीच एक संप्रभु ईरान को स्वीकार नहीं कर सकती। सही कहा ना? इसलिए वे ईरान को शांतिपूर्ण और संप्रभु तरीके से विकसित होने नहीं देंगे। इसी कारण ईरान तैयारी कर रहा था। और अब जब ये युद्ध आखिरकार शुरू हो गया है,
तो ईरान लंबे समय से इसके संकेत दे रहा था कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ ये सब चीजें होंगी। और वैसे तुम्हारा सारा बुनियादी ढांचा, जिसमें केवल जायोनी उपनिवेश का ढांचा ही नहीं बल्कि पूरे मध्य पूर्व में फैले सैन्य और खुफिया ठिकाने और तंत्र भी शामिल हैं, निशाने पर होंगे। और हाँ, हम तुम्हारे तेल निर्यात को भी अपने क्षेत्र से रोक देंगे, जिसका पश्चिमी आर्थिक गणना पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो यह सब पहले से रूप से संकेत दिया गया था। अब हम देखते हैं कि ईरान अपने बचाव के लिए एक बहुत ही न्यायसंगत रक्षात्मक युद्ध लड़ रहा है, लेकिन एक तरह से वह पूरे क्षेत्र के लिए एक मुक्ति युद्ध भी लड़ रहा है। ये इस तरह हो गया है कि जैसे जायोनी उपनिवेश, जिसे मेरा साथी साम्राज्यवादियों के मध्य पूर्व में भाले की नोक कहता है, वैसा ही ईरान क्षेत्र में प्रतिरोधी ताकतों का भाले की नोक बन गया है। इनमें कई समूह हैं और वे काफी विविध हैं। कुछ समाजवादी हैं, कुछ धार्मिक हैं, कुछ सुन्नी हैं, कुछ शिया हैं अगर वे धार्मिक हैं, और कुछ अलग अलग प्रकार के धर्मनिरपेक्ष लोग हैं। मध्य पूर्व में कई प्रतिरोधी ताकतें हैं, लेकिन ईरान को पूरे आंदोलन की मार्गदर्शक शक्ति के रूप में देखा जाने लगा है। विभिन्न प्रतिरोध आंदोलनों का सबसे दृढ़ समर्थक, खासकर तब से जब कुछ समय पहले सीरिया का पतन हुआ था। तो अब ईरान को पूरे क्षेत्र में प्रतिरोध आंदोलन समर्थन और सहयोग प्राप्त है। वे उसके प्रतिनिधि नहीं हैं, वे उसके सहयोगी हैं, क्योंकि वे एक ही दिशा में लड़ रहे हैं। और यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। वास्तव में वे जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं वह है पूरे इस क्षेत्र को अमेरिकी साम्राज्यवाद के प्रभुत्व से मुक्त कराना। मेरा मानना है कि यह प्रक्रिया वास्तव में 7 अक्टूबर को फिलिस्तीनी प्रतिरोध आंदोलन की शुरुआत के साथ शुरू हुई। अल-अक्सा फर्द अभियान इस आंदोलन की शुरुआत थी। Zionisten Odhesis Chitiki Luar Kamraditene को अंततः बोर्ड से पावनते निकाल दिखाला। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये आंदोलन एक बिल्कुल नई चरण में प्रवेश कर गया है। Yes, given you have centered this हाँ, conversation around चूंकि आपने इस बातचीत को साम्राज्य और साम्राज्यवाद के इर्द गिर्द केंद्रित किया है, मैं चाहता था कि आप मीडिया की कथाओं के बारे में थोड़ा और बात करें, क्योंकि हमने हर तरह का प्रचार देखा है। मेरा मतलब है, यकीन करना मुश्किल है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा कि हम ईरान को इस युद्ध की शुरुआत करने के लिए सजा देने जा रहे हैं। तो यही पश्चिमी या मुख्य धारा की कथा है कि ईरान ने युद्ध शुरू किया या वह युद्ध शुरू करने के कगार पर था। असल में पीट हिक्स ने कहा था कि इजराइल ईरान पर हमला करने वाला था, इसलिए ईरान हम पर हमला करता तो हमने पहले ही हमला कर दिया। इस तरह इसे जायज ठहराया गया। वही मीडिया या तो यूक्रेन में विशेष सैन्य अभियान के महत्व को स्वीकार करने में विफल रही या उसे नकार दिया। वे रूस पर युद्ध शुरू करने का आरोप लगाते रहे, लेकिन नाटकीय की उसकी सिंपौन आक्रामकता को धुंधला या मौन कर दिया गया। तो अगर इन दोनों कथाओं में अपने समझ और केस सूलत दिगेशी as far as in your perfect sense of these two narratives and how they have been flipped on their heads. उल्टा हो गया कहना तो बहुत हल्का शब्द है ना? देखिए, जब आप ये बात करना चाहते हैं कि युद्ध किसने शुरू किया, तो आपको सच में पूरी तरह से पीछे जाना होगा, प्रथम विश्व युद्ध तक, जब ओटोमन साम्राज्य की हार के बाद मध्य पूर्व पर फिर से कब्जा किया गया था। बेशक यह ब्रिटिश और फ्रांसीसी साम्राज्यवाद था। ब्रिटेन वर्तमान मध्य पूर्व की भौगोलिक संरचना का मुख्य निर्माता है। ये पूरी तरह से नकली और झूठी की संरचना है। इस कथा पर जाने से पहले व्याख्यान से बताना वचन जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है। हम सब जन हैं, मध्य पूर्व में बहुत सारा तेल है। यह भी जानते हैं कि तेज साम्राज्य के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन कभी कभी जब हम शीर्ष 10 उत्पादक देशों या शीर्ष 10 तेल भंडार वाले देशों की सूची देखते हैं, तो ये वास्तव में मध्य पूर्व के पूरे महत्व को नहीं दिखाता। इस क्षेत्र को टुकड़ों में बांट दिया गया है और तेल को जनसंख्या केंद्रों से अलग कर छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया है, ताकि ब्रिटिश और अमेरिकी
उस संपत्ति को नियंत्रित कर सकें और ये सुनिश्चित कर सकें कि वह लगातार उनके पास बहती रहे। सही कहा। अगर हम वास्तव में मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्रों को एक साथ जोड़ दें, जिन्हें साम्राज्यवादी मूल रूप से एक ही मानते हैं लेकिन विभिन्न हिस्सों में बांट दिया है, जहां फारसी या ईरानी लोग और अरबी बोलने वाले राष्ट्र यानी अरब लोग रहते हैं, तो हम देखते हैं कि इस समय ये क्षेत्र दुनिया के दैनिक तेल उत्पादन का 33% पैदा करता है। इसके पास दुनिया के सिद्ध तेल भंडार का 58% है, 58%। Das sind all det nu ännu inte har feest. तुम जानते हो, सूची में अगला नाम बहुत पीछे है, जैसा कि तुम कल्पना कर सकते हो। जब उत्तर अफ्रीका और मध्य पूर्व को एक क्षेत्र के रूप में जोड़ा जाए, तो दुनिया के प्रमाणित तेल भंडार का 58% वहीं स्थित है। यही कारण है कि इज़राइल साम्राज्यवादियों के लिए इतना महत्वपूर्ण है। इसी वजह से उन्होंने इसे शुरू में स्थापित किया था। जब ब्रिटिश गवर्नर रोनाल्ड स्टॉर्स, जिन्हें मैंडेट फिलिस्तीन का प्रभारी बनाया गया था, ने उस समय इज़राइल की स्थापना के बारे में बात की, तो ये पश्चिमी और पूर्वी यूरोप में यहूदियों के होलोकॉस्ट की प्रतिक्रिया के रूप में नहीं किया गया था। ये मध्य पूर्व के तेल पर नियंत्रण रखने की एक चल रही योजना का हिस्सा था। रोनाल्ड स्टॉर्स ने बताया था कि उन्होंने इज़राइल को एक छोटे वफादार यहूदी अल्स्टर के रूप में देखा था, जैसा कि उन्होंने कहा था, अरबवाद तोड़तापूर्ण सागर में। तो समझते थे, सिर्फ लोग सबसे रहते थे। The Arabs want sovereignty and independence. They want to run their own affairs. They want liberation. They want their own. वे इसमें भी लोग खुद चलाना चाहते हैं, वे मुक्ति चाहते हैं हमसे थे, वे अपना स्वयं विकास वह से, वे अपने आतन, वे अपने संसाधनों और अकमतम पर खुद करना चाहते हैं। हकविश्वत्रात इस फत पर नियंत्रण हुई। अरब हमारा नियंत्रण करे में अपने तरफ देंगे, हम वो वे एक वफादार और ताकत चाहते। बस यही उद्देश्य था एक उपनिवेशी आबादी को वहां बसाने का। उन्होंने यूरोप में यहूदियों पर हो रहे उत्पीड़न के प्रश्न का उपयोग करके अपने लिए ये वफादार आबादी खोजी और उसे फिलिस्तीन में बसाया। यह उनके लिए बहुत उपयोगी साबित हुआ, इसलिए वे इस पूरी स्थिति के निर्माता हैं। और अगर आप पूछें कि ये सब किसने शुरू किया, तो वे मुनव्वरठात से लगातार इसे शुरू करते आ रहे हैं। इस समय ये पूछना कि किसने शुरुआत की फिर से कुछ हास्यास्पद और बेतुका नहीं लगता क्या जब आप डोनाल्ड ट्रंप और उनके विभिन्न मंत्रियों के बयानों को सुनते हैं? लेकिन हमें ये समझना होगा कि वे जो भूमिका निभाते हैं वह क्या है। जितना अधिक साम्राज्यवाद पतन और सड़न की स्थिति में होता है और जितनी अधिक उसकी आर्थिक स्थिति निराशाजनक होती है, उतना ही उसके नेता उस सड़न और पतन को प्रतिबिंबित करते हैं। हम एक ऐसे दौर से आगे बढ़ चुके हैं जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का अमेरिकी साम्राज्यवाद आत्मविश्वास से भरा हुआ था और उसके नेतृत्व में बहुत गंभीर, गरिमा में दिखने वाले राजनेता थे। और हाँ, वे भी एक अत्यंत पाखंडी शासन के मुखौटे थे, हिंसक और शोषक, जो दुनिया भर में तरह तरह के रक्तपात और तख्तापलट कर रहे थे। लेकिन वे ऐसा दिखाते थे मानो वे नहीं कर रहे हों। कई मायनों में आज जो चेहरा हम इस सड़ते हुए साम्राज्य का देखते हैं, वही साम्राज्यवाद का असली चेहरा है। हाइट, और ये लोगों के लिए समझने योग्य एक अच्छा सबक है। यही असली प्रकृति है। ये वैसा ही है जैसे हाल ही में जायोनिस्टों द्वारा फिलिस्तीन में, खासकर गाजा में किए गए नरसंहार की बढ़ती तीव्रता ने, जो फिलिस्तीनियों के खिलाफ उनके चल रहे नरसंहार का एक और भयंकर अध्याय था, हमें जायोनिज्म का असली चेहरा दिखा दिया, जिसे पहले बहुत से लोग नहीं समझ पाए थे। लेकिन अब ये बिल्कुल साफ है। हम अब जायोनिज्म का असली चेहरा देख रहे हैं, साम्राज्यवाद का असली चेहरा देख रहे हैं। दोनों एक ही चीज है। देखिए, जायोनिज्म साम्राज्यवाद की पहली जनसंहारक उपनिवेशवादी परियोजना नहीं है और न ही ये उसका पहला जनसंहारक अध्याय है। तो एक चीज जो साम्राज्यवादी ताकतों के पास अब भी है, आपके सवाल पर लौटते हुए से नीचे psychological warfare, and the reason being
और कारण सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने इस पर बहुत शोध किया है और उनके पास 100 से अधिक वर्षों का अनुभव है, बल्कि ये भी है कि वे अब भी दुनिया के मीडिया पर बड़ा एकाधिकार रखते हैं। विशेष रूप से वे वैश्विक सोशल मीडिया के अधिकांश हिस्से को नियंत्रित करते हैं और इसका उनके लिए कथानक नियंत्रित करने, लोगों की सोच को आकार देने, उन्हें भटकाने, भ्रमित करने, विरोधाभासी और झूठे विचारों से उलझाने और अपने अपराधों को छोटे छोटे साउंड बाइट्स में पैक करने की क्षमता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वो ये है कि इस सारे अनुभव, इस सारी क्षमता, इस विशाल मानसिक नियंत्रण की मशीनरी के बावजूद उनकी किसी कहानी पर टिके रहने की क्षमता हमारी आंखों के सामने बिखरती जा रही है। मेरा मतलब है, सच में हम अब युद्ध के किस दिन पर हैं? शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, छठा दिन। और आज हमने शायद 6 से ज्यादा तर्क सुने हैं कि युद्ध क्यों शुरू किया गया और 6 से ज्यादा व्याख्याएं कि इस युद्ध का उद्देश्य क्या है। साफ तौर पर नेतृत्व बहुत अव्यवस्थित है, या कम से कम पर्दे के पीछे चल रही चर्चा अव्यवस्थित है। देखिए, मैं वास्तव में नहीं मानता कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी नीति के प्रभारी हैं या विभिन्न मंत्रालयों के सामने दिखने वाले लोग हैं, लेकिन उनके पीछे वे लोग हैं जिन्होंने यह गणना की जो उन्हें लगातार बताते रहते हैं। यह एक बात है जिसमें साम्राज्यवादी बहुत बुरे हैं, अपनी ही इतिहास से सीखने में। इसका एक कारण यह है कि वे वास्तव में जनता की क्षमता या शक्ति पर विश्वास नहीं करते। तो जिन लोगों का वे सामना करते हैं, वे हमेशा उन्हें मोहरे, ठगे हुए, मूर्ख, नियंत्रित और संचालित किए जा सकने वाले मानते हैं, और अपने ही लोगों को भी, है ना? आम लोग उनके लिए वास्तव में पूरी तरह इंसान नहीं हैं। वे उतने चतुर नहीं हैं जितने ये खुद को समझते हैं। समस्या यह है कि सोवियत संघ के पतन के बाद से उन्होंने अपनी ही खुफिया एजेंसियों के भीतर अपने लिए लगभग एक प्रतिध्वनि कक्ष बना लिया है। तो जब वे अपने आकलन करते हैं, जैसे जब उन्होंने रूस के खिलाफ वह प्रतिबंधों की बिजली जैसी कार्रवाई शुरू की थी, तो उन्होंने खुद से कहा, ये देश तो बस एक झंडे वाला तेल का कुआं है, इसकी सरकार अलोकप्रिय है और हमारे प्रतिबंधों के तहत ये कुछ हफ्तों में गिर जाएगा। और वे अब तक उस गलत आकलन से उबर नहीं पाए हैं। स्पष्ट रूप से पिछले 8 महीनों में 2 बार उन्होंने खुद से कहा है कि अब ईरानी शासन को गिराने का समय आ गया है। उन्हें बस थोड़ी सी प्रेरणा और 3800 घंटे का अभियान चाहिए था, और फिर हम ईरान के पतन को देखेंगे, है ना? उन्होंने 12 दिन के युद्ध के समय अपने आप से यही कहा था। ईरानियों ने वास्तव में बहुत धैर्य दिखाया, क्योंकि भले ही उन्होंने इजरायलियों और अमेरिकियों को वही लौटाया जो उन्हें दिया गया था, लेकिन वे उससे आगे नहीं बढ़े। और जब इजरायलियों ने युद्ध विराम की भीख मांगी, तो उन्होंने रुक गए, उन्हें उनका युद्ध विराम मिल गया। लेकिन ईरानियों ने उस समय बहुत स्पष्ट कर दिया था, अगर तुमने ये फिर से करने की कोशिश की है ना? क्या कोशिश की थी उन्होंने? उन्होंने नेतृत्व विनाशक हमला करने की कोशिश की, रंग क्रांति की कोशिश की, और पूरे देश को हवाई हमलों से अस्थिर करने की कोशिश की। और उन्हें लगा कि इन सब चीजों से ईरान का, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ईरानियों ने कहा, अगर तुमने ये दोबारा करने की कोशिश की, तो हम अब रक्षात्मक नहीं रहेंगे, हम आक्रामक हो जाएंगे और तुम्हारी मध्य पूर्व में मौजूद सभी संरचनाओं पर हमला करेंगे। उन्होंने ये बात कही थी। उन्होंने पूरी तरह स्पष्ट कर दिया था कि वे क्या करने वाले हैं। फिर भी 8 महीने बाद अमेरिका बिल्कुल उसी सोच के साथ वापस आया। हमें बस देश के अंदर कुछ बम विस्फोट करने हैं, कुछ गुप्त एजेंटों को सक्रिय करना है, सड़कों पर थोड़ा अराजकता फैलानी है, शासन गिरने ये तैयार है। ये बहुत अलोकप्रिय है। और जानते हो, उनके पास पता नहीं अफगानिस्तान से आए 3 मूर्ख हैं। तुम जानते हो, जो लोग समय ईरान छोड़कर चले गए थे, वॉशिंगटन में बैठे हैं, निस्संदेह कई अन्य विशेषणों के साथ, उन्हें ये बताते हुए कि हर कोई नेतृत्व से नफरत करता है, हर कोई आयतुल्लाह से नफरत करता है। तो वह कैसा निकला?
एक ऐसे व्यक्ति की हत्या करना जिसे मूल रूप से राष्ट्र के दादा के रूप में देखा जाता था, क्रांति के नेताओं में से एक, जनता का नायक, एक बुद्धिमान वृद्ध मार्गदर्शक और शिक्षक थे। औसर दे साम्राज्यवाद एक संयमवाद के प्रत्यात के साम्राज्य के विरोध के प्रतीक के रूप में माना जाता था। देखो, ये पूरी तरह उल्टा पड़ गया, और फिर भी वे उसी तरह की गणना का उपयोग करते रहते हैं और अपने लोगों के सामने वे कहानी दोहराते रहते हैं, इस तथ्य के बावजूद कि वे बार बार असफल होते हैं। इस बार जिसने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया वह यह था कि संदेश कितना खराब था या वे कितने लापरवाह थे, और ये बात जनमत सर्वेक्षणों में साफ दिखी। रॉयटर्स और अन्य स्रोतों के अनुसार अधिकतम लगभग 22% अमेरिकी इस युद्ध का समर्थन करते हैं, और ये अपने आप में एक ऐतिहासिक बात है अगर आप सोचें, क्योंकि अमेरिकी हमेशा से झंडे के पीछे एकजुट होते आए हैं। इराक के दौरान, अफगानिस्तान के दौरान उन्होंने हर संभव कोशिश की। मेरा मतलब है, न्यूयॉर्क टाइम्स को तो 1999 से ही इस दिशा में लगाया गया था, लेकिन 1999 से संपादकीय लेखों में यह और बढ़ गया, ब्रेट स्टीफन्स और अन्य लोगों ने। मेरा मतलब है, बहुत से और लेखक थे जिन्होंने सामूहिक विनाश के हथियारों आदि पर और अधिक लेख लिखने शुरू कर दिए। और बहुत से लोग उस पर विश्वास करते रहे जब तक कि प्रतिरोध ने यह उजागर करना शुरू नहीं किया कि वास्तव में अमेरिकी कब्जा क्या था। लेकिन इस बार स्थिति बहुत अलग थी और ये बहुत कुछ कहती है। ओमानी विदेश मंत्री मोहम्मद अल-बुसीदी ने कहा कि हम बातचीत के बहुत बहुत करीब थे, क्योंकि ईरानी पक्ष ने JCPOA के तहत की गई रियायतों से भी अधिक रियायतें दी थीं। वार्ताएं जारी थीं, वियना दौर होने वाला था, तीसरा दौर, और फिर उन्होंने हमला कर दिया। मेरा मतलब है, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, ये देखते हुए कि उन्होंने पहले क्या किया था। लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि बहुत कम लोग ही उनकी बातों पर विश्वास करते थे। बिल्कुल। तो ईरानी पक्ष पर जो दिलचस्प बात है वह यह है कि साम्राज्यवादियों ने पूरी तरह अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। JCPOA के माध्यम से वे ईरान में बुर्जुआ वर्ग के एक तरह के अधिक सहयोगी हिस्से को विकसित कर रहे थे। ऐसे लोग जो पश्चिम के साथ अच्छे संबंधों, अच्छे व्यापार आदि में अधिक रुचि रखते थे और शायद सोचते थे कि उनके लिए समृद्धि का एक रास्ता है, कम से कम इतना कि वे जो भी साम्राज्यवादी चाहते हैं उसके साथ चलें और पश्चिम के साथ फिर से एकीकृत हो जाए। वह वर्ग अब पूरी तरह शांत है, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। आबादी का कोई भी हिस्सा जिसमें युवा भी शामिल है, जो जैसा कि प्रोफेसर मोरांदी बताते हैं, एक ऐसा युवा वर्ग है जो फारसी में साम्राज्यवादी मीडिया से घिरा हुआ है, जिसमें साम्राज्यवादी भारी निवेश करते हैं। ऐसा नहीं है जिसने साम्राज्यवाद के अपराधों को न देखा हो। उन्हें शाह की याद नहीं है, उन्होंने क्रांति का दौर नहीं देखा, उन्होंने ईरान इराक युद्ध का अनुभव नहीं किया। वे पश्चिमी सोशल मीडिया पर थे। सही है, इसलिए उनके दिमाग झूठ से भरे हुए हैं। उन लोगों में से कुछ ने हाल तक अपने ही सरकार के खिलाफ पश्चिम के झूठों पर विश्वास किया होता, यह मानते हुए कि समस्याओं की जड़ ईरान है और पश्चिम हर अच्छी चीज का घर है। वह सारा काम मूल रूप से नष्ट हो गया है, क्योंकि 8 महीनों में दूसरी बार वार्ताओं का उपयोग हमले के समय को छिपाने के लिए किया गया। ईरान पर अचानक आक्रामक हमला करने, उसे बम से उड़ाने, उसके नेताओं, सैन्य नेताओं, वैज्ञानिकों, राजनीतिक और धार्मिक नेताओं की हत्या करने के लिए, उन्हें मारने के लिए, जबकि आप कथित तौर पर युद्ध विराम में हैं, जबकि आप कथित तौर पर वैध चिंताओं के शांतिपूर्ण समाधान पर बातचीत कर रहे हैं। लेकिन जो बात साफ है वह यह है कि तथाकथित वैध चिंताएं सिर्फ बहाने हैं। असल में वे जिस चीज को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं, जैसे वे रूस के मामले में भी नहीं थे, वह है ईरान का एक संप्रभु स्वतंत्र राष्ट्र होना जो अपने मामलों का खुद प्रभारी हो। यही अपराध है। और देखिए, परमाणु हथियारों की पूरी बहस तो पूरी तरह पाखंड है।
ईरान ने सबको ये बताने की कोशिश की कि वे अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर रियायतें देंगे, क्योंकि उनका कहना था हमें वास्तव में परमाणु हथियार नहीं चाहिए, हम उन पर विश्वास नहीं करते। लेकिन सच्चाई यह है कि अब ईरान में बहुत से लोग, और कुछ समय से ऐसा हो रहा है, अब तो और भी ज्यादा कह रहे हैं, देखो, इन लोगों को रोकने का एकमात्र तरीका यही है कि तुम्हारे पास एक परमाणु हथियार हो। उत्तर कोरिया को देखो, लीबिया को देखो, इराक को देखो, इनसे सबक लो। वे हमारे पीछे तब तक आते रहेंगे जब तक वे हमसे इतना डर न जाएं कि वापस आने की हिम्मत न करें। तो फिर से, अगर वे इजराइल के लिए खतरे को लेकर चिंतित हैं और निश्चित रूप से हैं, तो इजराइल उनका विमानवाहक पोत है, मध्य पूर्व में उनका डूबने न वाला विमानवाहक पोत। यह उनका सैन्य अड्डा है, उनका साम्राज्यवादी चौकी। वे इजराइल की उस क्षमता को बनाए रखना चाहते हैं जिससे वह पूरे क्षेत्र पर प्रभुत्व बनाए रख सके, ताकि राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों को उभरने और उस पर नियंत्रण पाने से रोका जा सके। मेरा मानना है कि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो कुछ हम देख रहे हैं उसके पीछे एक आर्थिक अनिवार्यता है। वैश्विक पूंजीवादी व्यवस्था अपने अब तक के सबसे गहरे संकट में है। यह एक वास्तविक विनाशकारी पतन के कगार पर डगमगा रही है और वे सचमुच हताश हैं। जब वे यूक्रेन के माध्यम से रूस के खिलाफ अपने युद्ध की तैयारी कर रहे थे, तो उनका हिसाब यह था कि वे रूस को गिरा देंगे और एक बड़े लूट के उत्सव का आनंद लेंगे, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने 1991 में सोवियत संघ को गिराकर किया था। ऐसा नहीं हुआ। ऐसी लूट की आवश्यकता अब और भी अधिक हताशा के साथ महसूस की जा रही है। वैश्विक वित्तीय पतन की आसन्नता अब और भी निकट आती जा रही है। हम वित्तीय प्रेस में हर जगह आसन बाजार पतन के बारे में चेतावनियां देख रहे हैं और तरह तरह की कहानियां तैयार की जा रही हैं ताकि आम लोगों को बाजार गिरावट का ऐसा कारण बताया जा सके जिससे उन्हें लगे कि ये व्यवस्था की वजह से नहीं है। ये पूंजीवाद की विफलता नहीं है, ये कुछ और है। किसी और चीज ने इसे पैदा किया। सब कुछ ठीक चल रहा था और फिर एक दिन कुछ हुआ और बाजार ढह गए। वे इन कहानियों को पहले से तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आपने ये देखा या नहीं, ये थोड़ा विषय से हटकर है, लेकिन उन्होंने जो कहानियों में से एक फैलाई है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एलियंस के अस्तित्व को स्वीकार किया और फिर बाजार ढह गए। यह वास्तव में इंग्लैंड के बैंक की ओर से एक चेतावनी थी। तो ये कोई साजिश सिद्धांत नहीं है। इंग्लैंड के बैंक ने सचमुच एक चेतावनी जारी की कि बाजारों को संभावित गिरावट के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप शायद ये कहने वाले हैं कि एलियंस मौजूद हैं। तो वे ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को ये कैसे बताया जाए, वैश्विक पूंजीवाद की विफलता को कैसे छिपाया जाए। वे बेताब हैं। उन्हें इस युद्ध की जरूरत है, भले ही ये बेहद अलोकप्रिय है। भले ही पश्चिमी देशों के लोग युद्ध नहीं चाहते, भले ही पश्चिमी देशों के लोग गरीब होते जा रहे हैं, वे अपने झंडों के पीछे एकजुट नहीं हो रहे। मुझे लगता है कि इराक और ईरान के बीच के अंतर पर तुम्हारा बिंदु वाकई दिलचस्प है, क्योंकि मैं भी इस बारे में सोच रहा था। जानते हो, 2003 में इराक युद्ध की तैयारी के दौरान इराक पर आक्रमण से पहले इसके खिलाफ लोगों की एक बड़ी लामबंदी हुई थी। पूरे देश में युद्ध विरोधी आंदोलन है और व्यस्त थे। और फरवरी 2003 में लंदन की सड़कों पर 20 लाख लोग ये कहने के लिए उतरे थे, इस युद्ध को रोको। और इस बार की तरह ही हमने सेनाओं का जमावड़ा देखा, ठीक वैसे ही जैसे इराक पर आक्रमण से पहले देखा था। और लोग मूल रूप से निष्क्रिय हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें परवाह नहीं है। मुझे लगता है ये समझने के लिए एक दिलचस्प बात है, क्योंकि एक तरह से ये एक कदम आगे दो कदम पीछे जैसा है। जो हम देख रहे हैं वह इस व्यवस्था में वैधता का एक गहरा संकट है। 2003 में जब लोग युद्ध के खिलाफ मार्च कर रहे थे, तो वे सचमुच मानते हैं कि उनके नेता उन्हें सुनने के लिए मजबूर होंगे। लोग ये नहीं मानते कि उनके नेता उनकी बात सुनेंगे।
उन्हें न तो व्यवस्था के किसी स्तंभ पर भरोसा है और न ही राज्य पर। वे न्यायाधीशों पर भरोसा नहीं करते, वे राजनेताओं पर भरोसा नहीं करते, वे मीडिया पर भरोसा नहीं करते। पिछले 5 वर्षों से उनके दिमाग में ये बात ठोंकी जा रही है कि ये लोग हर समय झूठ बोलते हैं, है ना? और वे इस बात के इतने आदी हो गए हैं और खुद को इतना असहाय महसूस करने के आदी हो गए हैं कि वे लगभग ये सोचने लगे हैं, अच्छा, मैं क्या कर सकता हूँ? तो इसका नकारात्मक पहलू ये असहायता की भावना है। लेकिन प्रगति यह है कि लोग ये पहचानने लगे हैं कि पूरा तंत्र और उसके सभी प्रतिनिधि मूल रूप से अवैध हैं। जो बात उन्होंने अभी तक नहीं सीखी है वह है खुद पर और अपनी शक्ति पर विश्वास करना। लेकिन कुछ और झटके लगेंगे और वे आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। और लोगों में शासक वर्ग के व्यवहार को लेकर बहुत गुस्सा है, उनके हितों को प्राथमिकता देने के तरीके पर और इस बात पर कि आम लोगों की जिंदगी लगातार और बदतर होती जा रही है। तो 2003 में, जैसा कि आप बता रहे थे, एक लंबा अभियान चलाया गया था ताकि सहमति तैयार की जा सके और ऐसा दिखाया जा सके कि युद्ध के लिए वास्तविक कारण है, कि ये कानूनी है, और ये दिखाने के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं कि देखिए, ये हमारा कानूनी मामला है। और निश्चित रूप से बाद में ये साबित हो गया, जो लोग ध्यान दे रहे थे वे पहले से ही देख सकते थे कि ये सब झूठ था। लेकिन बहुत से लोग इस पर विश्वास कर बैठे क्योंकि वे मीडिया पर और राजनेताओं पर भरोसा करते थे। अब वे ऐसा नहीं करते और राजनेताओं ने मूल रूप से ये दिखावा करना भी छोड़ दिया है कि वे ऐसा करते हैं। लेकिन कई मायनों में यह व्यवस्था का मुखौटा उतारने की दिशा में एक बड़ा कदम है। जब लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं तो उनकी बहुत सी भ्रांतियां पहले ही टूट चुकी होती हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये पहचानना बहुत ज़रूरी है, लोगों के मूड में आया बदलाव। एक तरफ वे इस युद्ध के खिलाफ बड़े पैमाने पर लामबंद नहीं हो रहे हैं। दूसरी तरफ जब इसके परिणाम उन पर असर डालना शुरू करेंगे, जो मुझे लगता है कि बहुत जल्द आर्थिक रूप से होगा, तो जनता में गुस्से का एक बड़ा भंडार है। वे अपने राजनेताओं, अपने मीडिया और पूरे राज्य तंत्र से घृणा करते हैं। Let's come a little bit to Europe. आइए थोड़ा यूरोप की ओर चलते हैं, क्योंकि आपने सही कहा कि इस क्षेत्र में 1 सदी से अधिक की साम्राज्यवादी इतिहास रहा है। मिस्र पर कब्जा, पहला विश्व युद्ध, मेसोपोटामिया और क्षेत्र के अन्य हिस्सों में फिर से अवैध युद्ध, कब्जे, साइक्स-पिकोट समझौते के तहत क्षेत्र का मनमाना विभाजन, उस समय दुनिया भर में उभर रहे राष्ट्रवादी आंदोलनों का दमन, बैलफोर घोषणा, ऐसे कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। यह एक ऐसा इतिहास है जिससे यूरोपीय शायद बहुत परिचित नहीं है क्योंकि वे जानना नहीं चाहते। लेकिन शुरुआत वहीं से हुई थी और आज भी हम उसी मानसिकता को देख रहे हैं। मेरा मतलब है, A3 देशों ने, जो कुछ महीने पहले की ही बात है, स्नैपबैक प्रतिबंधों का हवाला दिया था, ये कहते हुए कि खैर, डोनाल्ड ट्रंप ने JCPOA से पीछे हटकर शायद सही ही किया था। हम भी वही काम करना चाहते हैं क्योंकि ईरान अपने वादों का पालन नहीं कर रहा है। लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग है। मेरा मतलब है, ईरान को कुछ वादों का पालन न करने के लिए अवैध हत्याओं, हत्या की साजिशों और धमकियों के जरिए मजबूर किया गया। और अब हम देख रहे हैं कि इटली, स्पेन, फ्रांस और अन्य देश साइप्रस में अतिरिक्त बल भेज रहे हैं, जहां धेकलिया और अक्रोटिरी ठिकाने स्थित हैं, ब्रिटिश ठिकाने। यह एक नाटो ठिकाना है, नाटो की एक चौकी जो पश्चिम एशिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग ये नहीं जानते, लेकिन हमने इस पर रिपोर्ट की थी। हमने पहले मैट केनार्ड के साथ एक पूरा कार्यक्रम किया था जिसमें पश्चिम एशिया के लिए धेकलिया और अक्रोटिरी ठिकानों के महत्व पर चर्चा की गई थी। अगर आप हमें ये बता सकें कि आपके देश में इस युद्ध को लेकर लोगों का माहौल कैसा है, सत्ताधारी वर्ग क्या कर रहा है और इस संघर्ष में यूरोप की स्थिति क्या है? बिल्कुल, देखिए, आप सही कह रहे हैं। इस युद्ध की पूरी नींव
इसकी पृष्ठभूमि और वे सभी घटनाएं जिन्होंने इसे जन्म दिया, वे इस क्षेत्र में साम्राज्यवाद की कार्रवाइयों से जुड़ी हैं। ब्रिटिश साम्राज्यवादी वहां की सबसे बड़ी शक्ति थे। फ्रांसीसियों की भी भूमिका थी और उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गुप्त संधियां की थीं कि ओटोमन साम्राज्य के पतन के बाद वे मध्य पूर्व को आपस में कैसे बांटेंगे। हमें उन गुप्त संधियों के बारे में इसलिए पता चला क्योंकि रूस भी इसमें शामिल था और रूसी क्रांति के समय बोल्शेविकों ने उन्हें प्रकाशित किया ताकि दुनिया को इसकी जानकारी मिल सके। और ये उस क्षेत्र के लोगों के लिए एक झटका था क्योंकि उसी समय ब्रिटिश लोग फ्रांसीसियों और रूसियों के साथ इस बात पर सहमत हो रहे थे कि वे मध्य पूर्व को आपस में कैसे बांटेंगे, जबकि वे अरब नेताओं से कह रहे थे हमारे साथ उस्मानियों के खिलाफ जुड़ो और हम तुम्हें आज़ादी पाने में मदद करेंगे। तो ये स्वाभाविक रूप से एक बड़ा झटका था। और इस तरह की दोहरी नीति, धोखाधड़ी, पाखंड पूरी तरह से साम्राज्यवादियों के व्यवहार की पहचान है कि मूल रूप से वे दुनिया के अधिकांश लोगों को तो वास्तव में कहीं पर नीचा समझते हैं ना। उनका अपना सम्मान का कोड दुनिया की आम जनता तक या उत्पीड़ित लोगों तक या जिनसे वे व्यवहार कर रहे हैं उन तक नहीं पहुंचता। वे सौदे करते हैं, गुप्त समझौते करते हैं। आप जानते हैं, मेरा ख्याल है कि ये सर्गेई लावरोव थे जिन्होंने साम्राज्यवादियों के बारे में वह शब्द गढ़ा था कि वे समझौता असमर्थ हैं। और आप जानते हैं, ये विक्टोरियन युग के एक ब्रिटिश मंत्री लॉर्ड पामरस्टन थे जो बाद में प्रधानमंत्री बने। लेकिन मेरा ख्याल है कि उन्होंने विदेश मंत्री के रूप में शुरुआत की थी, जिन्होंने कहा था ब्रिटिश, और उनका मतलब वास्तव में साम्राज्यवाद से था कि कोई स्थायी मित्र नहीं होते, केवल स्थायी हित होते हैं। और लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि यह आज तक साम्राज्यवाद का मार्गदर्शक सिद्धांत बना हुआ है। हमारे पास हित हैं, हम उसी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो जब हम देखते हैं कि यूरोप और ब्रिटेन के साम्राज्यवादी जन इस संदर्भ में कैसे व्यवहार कर रहे हैं, हम एक बार फिर देखते हैं कि वे अमेरिका के कनिष्ठ साझेदारों की तरह व्यवहार करते रहते हैं। ये वही स्थिति है जिसमें हम वास्तव में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से हैं, जब यूरोपीय साम्राज्यवाद इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था कि वह अब पहले की तरह पूर्ण विकसित स्वतंत्र साम्राज्यवादी शक्ति नहीं रह गया था, कम से कम प्रथम विश्व युद्ध से पहले की तरह तो नहीं। उसी समय अमेरिका को वास्तव में उन विफल हो रहे साम्राज्यवादी शक्तियों को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता थी, क्योंकि वह ग्रह पर अकेली बड़ी पूंजीवादी शक्ति नहीं बन सकता था। वह तरीका काम नहीं करने वाला था। याद रखिए, समाजवाद उभर रहा था। उभरते समाजवाद की लहर को रोकने के लिए अमेरिका ने ढहते हुए साम्राज्यों और साम्राज्यवादी शक्तियों को पुनर्जीवित करने में बहुत प्रयास किया और उसने यह अपने ही हितों में किया। सही है, उसे पूंजीवाद और पूरी तापदी साम्राज्यवाद की एक क्षेत्र विश्वविंसल की आवश्यकता थी। ये अकेली शक्ति नहीं हो सकती थी क्योंकि जल्द ही इसे चारों ओर से घेर लिया जाता और पराजित कर दिया जाता। लेकिन ऐसा करते हुए इसने एक ऐसा व्यवस्था बनाई जिसमें ये पूरी तरह से प्रमुख बन गई और अन्य साम्राज्यवादी शक्तियां अमेरिका की सहायक भूमिकाएं निभाने लगीं। ब्रिटिशों के साथ ये विशेष रूप से सच था क्योंकि उससे पहले ब्रिटेन ही प्रमुख वैश्विक साम्राज्यवादी शक्ति थी। 19वीं सदी में ब्रिटेन ने दुनिया पर उसी तरह शासन किया जैसा हम अब अमेरिकी साम्राज्य के बारे में सोचते हैं, हर जगह, सर्वव्यापी, हर क्षेत्र में मौजूद। कई मायनों में ब्रिटिशों ने अमेरिकियों को ये करना सिखाया और वे अब भी अमेरिका की हर गतिविधि में बहुत गहराई से शामिल हैं। उनके पास अब कोई बड़ा स्वतंत्र सशस्त्र बल नहीं है। उनके पास बहुत सी विशेष बल इकाइयां हैं, बहुत सी गुप्त सेवाएं हैं, बहुत सी मनोवैज्ञानिक अभियान इकाइयां हैं। वे बांटो और राज करो, गंदी कार्रवाइयां, तोड़फोड़, मनोवैज्ञानिक युद्ध, हत्याएं, इन सब में माहिर है। लगभग हर उस तरह के अभियान में जिसमें अमेरिका शामिल होता है, वहां आपको कुछ ब्रिटिश लोग भी मिलेंगे।
उनमें से कुछ प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़े होते, वे निजी कंपनियां होती हैं, लेकिन वे सभी ब्रिटिश सैन्य प्रतिष्ठान से होकर आए होते हैं। वे सभी उसी तंत्र का हिस्सा हैं। इसलिए ये भूमिका लगातार ब्रिटिश साम्राज्यवादियों द्वारा निभाई जाती है और वे इसे अपने ही लोगों से छिपाते हैं। And they hide it from their own people. It's really not understood by the British working ब्रिटिश class कामकाजी or वर्ग population. या व्यापक जनसंख्या वास्तव में ये नहीं समझती कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद आज भी कितने देशों में शामिल है और ब्रिटेन कितनी गहराई से उन अनेक युद्धों में उलझा हुआ है जो देखने में अमेरिका के युद्ध लगते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि वहाँ ब्रिटिश विशेष बल भी मौजूद हैं। कोलंबिया में, सोमालिया में, सोमालीलैंड में, यूक्रेन में और उन तमाम जगहों पर जहां ब्रिटिश जनता को ये एहसास तक नहीं है कि उनके सैनिक तैनात हैं। वास्तव में यमन में तो हमने कुख्यात रूप से ये भी पाया था, है ना, कि जिस युद्ध को हमें सऊदी अरब और यूएई द्वारा लड़ा जा रहा बताया गया था, उसका नियंत्रण कक्ष पूरी तरह ब्रिटिश और अमेरिकी अधिकारियों द्वारा संचालित था। और हम देख रहे हैं कि यही पैटर्न दुनिया भर में दोहराया जा रहा है। And this we're seeing actually repeated all over the world. And I think it's very important to recognize. मेरा मानना है कि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अभी जब हम देखते हैं, उदाहरण के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री परस्पर विरोधी बयान दे रहे हैं, कहते हैं कि ब्रिटेन वास्तव में इसमें शामिल नहीं होना चाहता, कि ये हमारा युद्ध नहीं है, लेकिन फिर कहते हैं अच्छा, अगर अमेरिकी इसमें शामिल हैं तो हमें उनकी मदद करनी होगी क्योंकि वे हमारे सहयोगी हैं, लेकिन हम वहाँ केवल रक्षात्मक रूप से हैं। अगर यह एक आक्रामक युद्ध है तो उस आक्रामकता में रक्षात्मक भूमिका कैसी हो सकती है? ये पूरी तरह बकवास है। सच्चाई यह है कि यह सब घरेलू जनता के उपभोग के लिए एक नाटक है, क्योंकि युद्ध वास्तव में बहुत अलोकप्रिय है और जब युद्ध से प्रतिकूल परिणाम सामने आएंगे तो लोग सरकार को दोष देंगे। तो सरकार एक ऐसा नैरेटिव पेश करने की कोशिश कर रही है, या कहें कि शासक वर्ग एक ऐसा नैरेटिव पेश करने की कोशिश कर रहा है जो ये कहता है कि हमें इसमें घसीटा गया है, हम तो बस किनारे पर हैं, ये वास्तव में हमारा मामला नहीं है, और अगर ईरान हम पर हमला करता है तो पूरी तरह अनुचित होगा। खैर, मुझे डर है कि ये बकवास है, ये पूरी तरह उचित है। साइप्रस, जैसा कि आपने सही कहा, एक अच्छा उदाहरण है। ब्रिटिश लोग इस बारे में सोचते भी नहीं। आखिर साइप्रस में, जो पूर्वी भूमध्य सागर का एक द्वीप है, अभी ब्रिटिश संप्रभु क्षेत्र क्यों है? वहाँ हमारा क्या काम है? कारण यह है कि जब ब्रिटिशों को अपनी अधिकांश उपनिवेशों को छोड़ने के लिए मजबूर किया गया तो उन्होंने द्वीपों की एक श्रृंखला को अपने पास रखा, और अगर आप ध्यान से देखें तो उनमें से हर एक का दुनिया भर में भू राजनीतिक महत्व है। जैसा कि आप जानते हैं, डिएगो गार्सिया उनमें से एक है जो हिंद महासागर में स्थित है। अर्जेंटीना के तट से दूर एक द्वीप है, लास माल्विनास, है ना, फॉकलैंड द्वीप, जहां ब्रिटिश अपनी सैन्य चौकियां बनाए रखते हैं और अपने नौसैनिक संसाधन, साथ ही अमेरिकी नौसैनिक संसाधन भी वहां लाते हैं ताकि उनका उपयोग किया जा सके। तो ब्रिटेन ही नहीं बल्कि अमेरिका की वायुसेनाएं और नौसेनाएं भी इन सभी ठिकानों का उपयोग करती हैं। दुर्भाग्यवश साइप्रस के लोगों ने अब तक अपने क्षेत्र से ब्रिटिश ठिकानों को पूरी तरह नहीं हटाया है और अब वे खुद को एक निशाने के रूप में पाते हैं, और सच कहें तो उन्हें बहुत पहले ही निशाना बन जाना चाहिए था, ये देखते हुए कि वहां से कितनी आपराधिक गतिविधियां संचालित होती हैं। वे मध्य पूर्व पर साम्राज्यवादी प्रभुत्व और नियंत्रण के जाल में एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। और किसी भी तरह से इसे रक्षात्मक नहीं कहा जा सकता जब ब्रिटिश और अमेरिकी बमवर्षक और जासूसी विमान वहां से उड़ान भर रहे हों, या तो मध्य पूर्व के हिस्सों पर बमबारी करने के लिए, या जैसा कि हमने गाजा नरसंहार के दौरान देखा, जब ब्रिटिश RAF विमान हर दिन गाजा के ऊपर उड़ रहे थे और ज़ायोनी लक्ष्य खोजने वालों को प्रतिदिन उस नरसंहार को अंजाम देने में मदद के लिए सीधी जानकारी भेज रहे थे। तो यह विचार कि ब्रिटिश जनता को यह मानने के लिए प्रेरित कियाता है कि हमारी भौगोलिक सीमाओं के बाहर जो कुछ होता है वो विदेश नीति है और किसी तरह हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है,
ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम न केवल अपनी शासक वर्ग को दुनिया भर में सबसे आपराधिक गतिविधियां करने के लिए स्वतंत्र छोड़ रहे हैं। लूटपाट, डकैती, हमले, देशों की स्वतंत्रता और संप्रभुता को नष्ट करना, उनकी कुछ भी करने की क्षमता छीन लेना, उनके संसाधनों की लूट और असंख्य लोगों के जीवन को बर्बाद करना। लेकिन यही तो हमारे शासक वर्ग की ताकत और शक्ति का असली स्रोत है, और यही ताकत और शक्ति उन्हें देश के भीतर भी कामगार वर्ग को कुचलने में सक्षम बनाती है, उन्हें कुचलने, हमारे नेताओं को खरीद लेने में। ब्रिटिश कामगार वर्ग के पास अब एक भी अच्छा संघर्षशील ट्रेड यूनियन क्यों नहीं बचा है? उसके पास ऐसा युद्ध विरोधी आंदोलन क्यों है जो युद्धों के खिलाफ संगठित नहीं होता, न प्रदर्शन करता है, न ही वास्तव में युद्ध को रोकने की कोशिश करता है ना? स्टॉप द वॉर कोएलिशन ने न तो कोई युद्ध रोका है, न ही उसके पास ये योजना है कि युद्ध को कैसे रोका जाए। सही कहा, क्योंकि इन जनसंगठनों का पूरा नेतृत्व एक अमीर और शक्तिशाली शासक वर्ग द्वारा पूरी तरह से खरीद लिया गया है। तो क्या चीज हमारे शासक वर्ग को इतना अमीर और शक्तिशाली बनाती है? हम उन्हें पूरी दुनिया को लूटने और नष्ट करने की आज़ादी दे देते हैं, और जो लूट वे बाकी दुनिया से हासिल करते हैं वही उन्हें ये ताकत देती है कि वे हमें अपने ही देश में कुचल सकें और हमारे नेताओं को खरीद सकें। तो ये सोचना कि ये चीज़ें अलग अलग हैं फिर से एक पूरी तरह से भ्रम है, भ्रम, माया। और यह ऐसी बात है जिसे यूरोपीय मजदूरों को समझना होगा कि वे भी उसी संघर्ष में हैं। इस समय मेरा ब्रिटिश और यूरोपीय मजदूर वर्ग से संदेश है, ईरानी लोग आपके वर्ग शत्रु को कमजोर करने के लिए अग्रिम पंक्ति में लड़ रहे हैं, और आपको केवल शब्दों और झंडों से नहीं, कर्मों से भी उनका समर्थन करना चाहिए। हमें भी अपने देश में उसी दुश्मन को कमजोर करने के लिए काम करना चाहिए, और ईरानी लोगों को हमारे भार अकेले नहीं उठाने देना चाहिए। वास्तव में, और साम्राज्यवादी केंद्र में वर्ग चेतना उस गतिशीलता को समझने के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ज्योति, अगर हम अंत में थोड़ा बहुत वामपंथ के बारे में बात करें, अगर ऐसा कुछ है, क्योंकि वामपंथ, अगर मैं कहूं तो, ईरान के मुद्दे पर विभाजित है। हमने प्रोफेसर नीना फार्निया के साथ आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी और इस्लामी क्रांति की विरासत पर एक कार्यक्रम किया था। राज्य के भीतर पुनर्वितरण तंत्र, बुनियाद या राज्य फाउंडेशन, राज्य स्वामित्व वाले उद्यमों के साथ अनुबंध, और सेना में खनन व उद्योग आदि जैसी चीजों पर, जिनमें से अधिकांश जनता की ओर उन्मुख है, बिल्कुल एक समाजवादी राज्य की तरह। हमने ये भी चर्चा की है, और आपने भी इस पर बात की है, कि ईरान क्षेत्र में साम्राज्यवाद विरोधी प्रतिरोध का नेतृत्व कर रहा है। इस वह बहुत कुछ कहने रहा, लेकिन फिर toward धम्म उफोग नॉस्टैस्म बादिसिक्याज़म थोरने अमृत। और लैंगिक मुद्दों पर बहुत सारा प्रचार फैलाया जा रहा है। बेशक लैंगिक आंदोलन के भीतर भी विभाजन है। हर समाज में इस बात पर मतभेद होते हैं कि महिलाएं स्वतंत्रता के विभिन्न रूपों को कैसे देखती हैं। मीडिया स्वाभाविक रूप से इस तथ्य को नजरअंदाज कर देता है कि ईरानी महिलाओं का एक बड़ा बहुमत हिजाब पहनना चाहती हैं। वे यह भी नजरअंदाज करते हैं कि महिलाएं विश्वविद्यालयों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कितनी सक्रिय हैं, जो शायद इस क्षेत्र में सबसे अधिक लोकतांत्रिक है, और इसी तरह की बातें। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप हमें इसके बारे में थोड़ा और बताएं। क्यों वामपंथ का एक हिस्सा, अगर वे सच में वामपंथी हैं, लेकिन जो खुद को उससे जोड़ते हैं, इन वास्तविकताओं को स्वीकार करने में असफल रहते हैं, और इस्लामी गणराज्य का साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष में समर्थन क्यों नहीं करते? दो बुनियादी कारण हैं जिनकी वजह से वे लोग जो खुद को वामपंथी, प्रगतिशील, समाजवादी या साम्यवादी कहते हैं, साम्राज्यवादी देशों में इस्लामी क्रांति के सार और ईरान के अंतर्राष्ट्रीय रुख को, साथ ही अपने ही लोगों के प्रति उसके दृष्टिकोण को समझने में असफल रहते हैं। पहला कारण है सीधी अज्ञानता, खुद अध्ययन न करना,
और फिर पश्चिमी मीडिया की कथाओं पर निर्भर रहना। दूसरा कारण निश्चित रूप से यह है कि हमारा आंदोलन, जिसमें वे भी शामिल हैं जो खुद को साम्यवादी और समाजवादी कहते हैं, ऐसी नेतृत्वों से भरा हुआ है जिन्हें खरीदा जा चुका है। ये एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसे लेनिन ने प्रथम विश्व युद्ध के समय ही उजागर किया था। और अगर आप लेनिन की रचनाएं पढ़ें, क्योंकि मैं एक साम्राज्यवादी देश में रहता हूं, तो मेरे लिए इन गतिशीलताओं को समझना बेहद जरूरी है। Super important for me to understand these dynamics and right, really since the beginning of the special वास्तव में विशेष सैन्य अभियान की शुरुआत से ही मैं नियमित रूप से लेनिन की उन रचनाओं को देखता रहा हूं जो प्रथम विश्व युद्ध से पहले और उसके दौरान की अवधि से संबंधित हैं, क्योंकि वह जनता को ये समझाने और समझने के लिए लगातार काम कर रहे थे कि समाजवादी लोकतंत्र का पतन कैसे हुआ। साम्राज्यवादी देशों में तथाकथित कम्युनिस्टों और समाजवादियों का जो अंधराष्ट्रवाद था, उन्होंने दिखाया इसका आर्थिक आधार था कि कामगार वर्ग और उसके नेतृत्व का आधार। खैर, अब ये पूरी तरह व्यवस्थित कर दिया गया है। Well, that has been absolutely systematized. We have a shameful situation in this country where हमारे देश में एक शर्मनाक स्थिति है जहां अधिकांश संगठन, मेरी पार्टी को छोड़कर, जो खुद को समाजवादी या साम्यवादी कहते हैं, जिनमें तथाकथित ब्रिटेन की कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल है, किसी न किसी तथाकथित ईरानी संगठन को डाल बनाकर ये कहने लगते हैं, देखो, ये ईरानी संगठन कहता है कि हर कोई शासन से नफरत करता है और समाजवादियों को उस दुष्ट फांसीवादी आयतुल्लाह के पतन की मांग करनी चाहिए। और जानते हो, सबसे महत्वपूर्ण बात है हिजाब और महिलाओं की स्वतंत्रता। यह मूल रूप से पश्चिमी प्रचार है। जिन संगठनों का वे हवाला देते हैं, आप वास्तव में देख सकते हैं कि आज वे संगठन क्या हैं। वे मूल रूप से CIA के मोर्चे बन चुके हैं। यही जीवन है। जो संगठन कभी जनाधार रखते थे, वे ईरान छोड़ चुके हैं और पश्चिमी खुफिया एजेंसियों के परिशिष्ट बन गए हैं। और आपको ये बात समझनी होगी, यही भूमिका वे अब निभा रहे हैं। वे संगठन जो दूसरों के पीछे छिपते हैं, कहते हैं तुदे पार्टी ने ये कहा है और मैं तो बस वही दोहरा रहा हूँ। ये वैसा ही है जैसे कीर स्टारमर कहें, अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा तो मुझे भी कहना पड़ा। ये बस अपनी असली प्रकृति को छिपाने का एक तरीका है। असलियत यह है कि ये सभी लोग ब्रिटिश साम्राज्यवाद के लिए काम करते हैं। वे मूल रूप से कट्टर राष्ट्रवादी हैं। वे खुद पर यह जिम्मेदारी नहीं लेते कि वे वास्तव में अध्ययन करें और सच्ची गतिशीलता को समझें। और मुझे उम्मीद है कि आप उस कार्यक्रम का लिंक इस एपिसोड के शो नोट्स में डालेंगे जिसका आपने जिक्र किया था, क्योंकि वह लोगों के देखने और बेहतर समझने के लिए वाकई बहुत उपयोगी लगता है। ईरान के बारे में बहुत ही कम समझ है, उसकी गहरी और प्राचीन संस्कृति और इतिहास की, लेकिन साथ ही उसके आधुनिक क्रांतिकारी इतिहास की भी। अब मेरा मानना है कि इस बिंदु पर जब धर्म के प्रश्न की बात आती है तो ये वास्तव में बहुत से लोगों को भ्रमित कर देता है। लोग किसी चीज़ की बाहरी परत को उसकी असली सार्थकता समझ बैठते हैं। मेरे लिए ईरानी क्रांति का एंटी इम्पीरियलिस्ट है और ये एक जनसामान्य का सार है। जैसा कि आप कहते हैं, जब किसी शोषित देश में साम्राज्यवाद के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन होता है, भले ही आप एक समाजवादी नियोजित अर्थव्यवस्था स्थापित न कर रहे हों, तो आपको जनता के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक शोषक शासन स्थापित करें जो जनता को दबाए और साथ ही साम्राज्यवाद का सामना भी करे। सही है ना? आपको अपने लोगों के लिए कुछ करना ही होगा। आज रूस एक पूंजीवादी देश है जिसे साम्राज्यवाद ख्यातमन के खिलाफ अपने लोगों को एकजुट रखने के लिए अच्छे काम करने पड़ते हैं। और आप यही बात आज ईरान में भी देख सकते हैं। आपने ये लीबिया में देखा था। उस लोकप्रिय कार्यक्रम को व्यक्त करने के अलग-अलग तरीके हैं। और सच कहें तो अगर साम्राज्यवाद का दबाव न होता, असल में साम्राज्यवाद ने ही मध्य पूर्व में अधिकांश धर्मनिरपेक्ष आंदोलनों को नष्ट कर दिया। अगर आप 20वीं सदी के मध्य में लौटें तो उस क्षेत्र में सभी साम्राज्यवाद विरोधी क्रांतिकारी और राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों का नेतृत्व कम्युनिस्टों और समाजवादियों के हाथ में था। फिर क्या हुआ?
साम्राज्यवादियों ने उस आंदोलन को खून में डुबो दिया। उन्होंने उनमें से बहुतों का नरसंहार किया और उन हत्याओं को अंजाम देने के लिए स्थानीय एजेंटों को हथियार दिए। तो देखिए, ईरान में 1950 में एक साम्राज्यवाद विरोधी क्रांति हुई थी। उसका नेतृत्व कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं कर रहा था। ऐसा नहीं है कि ईरानी केवल धर्म ही करते हैं, है ना? लेकिन जब पूरे क्षेत्र में इतनी सारी धर्मनिरपेक्ष क्रांतियां, क्रांतिकारी आंदोलन और नेता खून में डूब गए और उनकी हत्या कर दी गई, तब ये नहीं हुआ कि विद्रोह की आवश्यकता गायब हो गई सिर्फ इसलिए कि नेतृत्व और वे संगठन गायब हो गए थे। अगर साम्राज्यवाद अब भी मौजूद है, लोगों को लूट रहा है और उन्हें दबा रहा है, तो प्रतिरोध की आवश्यकता भी अब भी मौजूद है। और जो हुआ वह यह था कि प्रतिरोध मस्जिदों के भीतर चला गया। अब साम्राज्यवादियों ने इसे अपने हित में इस्तेमाल करने की कोशिश की। उन्होंने दुनिया भर के सभी धर्मों को हथियार बनाने की कोशिश की है। आप हर जगह एक ऐसा हथियारबंद संस्करण पाएंगे जिसे साम्राज्यवादियों ने अपनी प्रॉक्सी सेनाएं तैयार करने के लिए बनाया है ना? क्योंकि धर्म ऐसी चीज है जिसे हर तरह से मोड़ा तोड़ा जा सकता है, जैसा कि हम देखते हैं। लेकिन उतना ही जब लोगों को साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ना पड़ता है, और अगर उनके पास केवल बाइबल या कुरान ही है, तो वे उसमें कुछ ऐसा ढूंढ लेंगे जो उन्हें बताएगा, हाँ, तुम्हें प्रतिरोध करना चाहिए, तुम्हें उत्पीड़न का विरोध करना चाहिए, तुम्हें उत्पीड़कों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, तुम्हें पलटकर लड़ना चाहिए, ये तुम्हारी गरिमा है, और जानते हो, शहादत को अपनाना चाहिए। ये विचार हर राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन का हिस्सा रहा है। ये केवल धार्मिक बात नहीं है ना? वियतनाम और चीन के क्रांतिकारी आंदोलनों में भी ऐसे लोग थे जो जनता के लिए, व्यापक उद्देश्य के लिए खुद को बलिदान करने के लिए प्रेरित थे, है ना? रूप को सार समझ लेना बहुत आसान है, लेकिन मेरे लिए इन सब का सार वह साम्राज्यवाद विरोधी क्रांतिकारी आंदोलन है जो उस मूल भावना के प्रति सच्चा बना हुआ है। ईरानी जनता का बहुमत, उन पर चल रहे संकर युद्ध, आर्थिक रूप से उन्हें घेरने के प्रयास, लगातार हमले, तोड़फोड़, मनोवैज्ञानिक अभियानों और मीडिया युद्ध के कारण झेली गई तमाम कठिनाइयों के बावजूद इस अवधि में सरकार के प्रति सच्चे और पहले से भी अधिक एकजुट व समर्थक बनने का कारण यह है कि वे देखते हैं कि यह सरकार उनके वास्तविक हितों का प्रतिनिधित्व करती है, समान, संप्रभु और स्वतंत्र गरिमामय लोग बनने का, जो अपने संसाधनों का उपयोग अपने विकास के लिए कर सकें और पश्चिमी साम्राज्यवादियों की धमकियों, डराने धमकाने, उन्माद और दबाव के सामने स्वयं के लिए खड़े हो सकें। And the intimidation and the threats and the warmongering of the Western imperialists. One of the most fierce वियतनाम में अमेरिकी और फ्रांसीसी साम्राज्यवाद के खिलाफ प्रतिरोध के सबसे तीव्र चरणों में से एक की शुरुआत एक बौद्ध भिक्षु द्वारा स्वयं को आग लगाने से हुई थी। यहीं पर हम इसे समाप्त करते हैं। ज्योति, ये बहुत ही जानवर्धक बातचीत थी और आपके समय के लिए बहुत धन्यवाद। मैं आपके उत्तरों की सराहना करता हूँ। ये ब्राइट है, जल्दी फिर मिलते हैं। Hi, my name is Ayushman. नमस्ते, मेरा नाम आयुष्मान है। मैंने मुदिया ज्योतिष्मान के साथ मिलकर इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। पिछले 2 वर्षों में हमने वामपंथी और प्रगतिशील शक्तियों के लिए सामग्री तैयार करने की कोशिश की है। अब तक हमने अर्थशास्त्रियों, इतिहासकारों, राजनीतिक विश्लेषकों और कार्यकर्ताओं का साक्षात्कार लिया है। अगर आपको हमारी सामग्री पसंद आई है और आप चाहते हैं कि हम वामपंथ के लिए एक अभिलेखागार तैयार करें, तो मेरे पास आपके लिए 2 अनुरोध हैं। कृपया इस उद्देश्य के लिए दान करने पर विचार करें। लिंक नीचे। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो बुरा मत मानिए। आप हमेशा हमारे वीडियो को अपने साथियों के साथ लाइक और शेयर कर सकते हैं। अंत में सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। Don't forget to hit the subscribe button.